नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बिजनेस स्कूल में। आज हम समझने वाले हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर QIB की कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। इस वीडियो में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स को, जिसके अंदर आता है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और QIB। टॉपिक को हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक टॉपिक को समझने वाले हैं। तो बिना समय गवाए सीधे टॉपिक पे चलते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टर्स को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। फर्स्ट, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, सेकंड, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, थर्ड, QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। सबसे पहले हम समझेंगे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं जो 2 लाख तक सिक्योरिटीज में अप्लाई या बिड करते हैं। यहां पर एक डाउट आना आपको चाहिए, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने अलग अलग कंपनियों में टोटल इन्वेस्टमेंट 7 लाख का किया हुआ है, तो क्या मैं रिटेल इन्वेस्टर हूं या नहीं? तो आप में से कुछ सोच रहे होंगे हाँ सर आप रिटेल इन्वेस्टर्स हो, कुछ ये भी सोच रहे होंगे नहीं सर आपने तो 7 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं हो। देखिए, टोटल इन्वेस्टमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर्टिकुलर सिक्योरिटीज या कंपनी को देखना है आपको। जैसे अभी रिलायंस का राइट इशू आ रहा है, अब अगर रिलायंस में मैं 2 लाख तक अप्लाई करता हूँ शेयर्स में, तो मैं रिलायंस के लिए रिटेल इन्वेस्टर्स हूँ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले SBI कार्ड का इशू आया था, उसके अंदर मैंने 2,30,000 की अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया था, तो मैं उसके लिए रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं हूँ, क्योंकि मैंने वहां 2 लाख की लिमिट को क्रॉस कर दिया। तो मतलब सिंपल सा क्या मतलब निकल के आ रहा है हमारे सामने, मतलब पर्टिकुलर सिक्योरिटीज में उसका इन्वेस्टमेंट 2 लाख तक होना चाहिए, उसे रिटेल इन्वेस्टर्स में इंक्लूड किया जाता है। सेकेंड आता है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इस कैटेगरी में वो इन्वेस्टर्स आते हैं जो रिटेल या QIB कैटेगरी में नहीं आते। NII में कौन कौन आएगा, अब इसको समझने के लिए आपको QIB कैटेगरी का नॉलेज होना चाहिए, वो भी बहुत अच्छे से। तो अब हम बहुत डिटेल में QIB को समझेंगे। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स QIB फाइनेंशियल मार्केट के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। इस कैटेगरी में हमेशा इंस्टीट्यूशनल मतलब संस्थाएं आती है, जैसे म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, शेड्यूल कमर्शियल बैंक एक्सेट्रा। और कभी भी QIB कैटेगरी में पर्सन्स नहीं इंक्लूड होते। आप और मेरे जैसे लोग चाहे अपने पास कितना भी पैसा हो, अपन QIB कैटेगरी में नहीं आते। और म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, इसके अलावा और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल हैं जिसे QIB की डेफिनेशन में शामिल किया गया है। अब जो सेबी ने डेफिनेशन दी है उसे हम बहुत ज़्यादा डिटेल में समझते हैं, तो हमें समझ में आएगा QIB का मतलब होता क्या है। यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो सेबी ने डेफिनेशन दी है QIB की वो थोड़ी सी बड़ी है, तो हम इसे पूरी डेफिनेशन को एक साथ ना समझते हुए स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और इस डेफिनेशन के अंदर बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स भी आएंगे, तो हम उन सभी वर्ड्स को भी समझेंगे, क्योंकि जब तक हम उन वर्ड्स को नहीं समझ पाएंगे हमें डेफिनेशन अच्छे से समझ नहीं आएगी। और हम इन सभी 13 पॉइंट्स पे मास्टरी करेंगे ताकि हमें पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ सके। तो चलते हैं सीधा डेफिनेशन की ओर। पॉइंट फर्स्ट, म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, AIF एंड फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर रजिस्टर्ड विद सेबी। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड का क्या मतलब है? देखिए, म्यूचुअल फंड मतलब क्या होता है, जिन लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं होती वो अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और म्यूचुअल फंड इस पैसे को आगे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है? वेंचर कैपिटल फंड्स को समझने से पहले हमें AIF को समझना होगा। AIF की सब कैटेगरी है वेंचर कैपिटल फंड। ये प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट होता है जो कि ट्रस्ट, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट के रूप में बनाया जाता है। AIF इंडिया और फॉरेन से फंड रेज करता है और अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसे इन्वेस्ट करता है मार्केट में। AIF में मोस्टली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट, वेंचर कैपिटल फंड, ये AIF की सब कैटेगरी है। इसके तहत स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया जाता है, जो नए स्टार्टअप आते हैं उनमें इन्वेस्ट किया जाता है। फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट होते हैं, जिनका पर्पज होता है वेंचर कैपिटल फंड और वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग में इन्वेस्ट करना। तो अभी तक हमने क्या समझा, QIB में कौन कौन आते हैं? म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, AIF और फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, जो कि सेबी से रजिस्टर्ड हो सारे के सारे। सेकंड पॉइंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर अदर देन कैटेगरी 3। तो देखिए ये क्या है, सेबी ने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को 3 कैटेगरी में डिफाइन किया है। बहुत सारे नाम को उसने बांटा फर्स्ट कैटेगरी के अंदर।
जो अच्छे नाम थे उन्हें फर्स्ट कैटेगरी में डाल दिया, जो उससे थोड़े से खराब थे उसे सेकंड कैटेगरी में डाल दिए गए, और कुछ कैटेगरी थर्ड के अंदर डाल दिया गया। तो सेबी क्या बोलता है, हम क्यूआईबी तो मानेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को, पर अगर वो कैटेगरी फर्स्ट और सेकंड वाले हैं तो ही क्यूआईबी मानेंगे, कैटेगरी 3 को यहाँ पर क्यूआईबी में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आप क्या समझोगे इससे कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो कैटेगरी फर्स्ट और सेकंड वाले हैं उससे तो क्यूआईबी में लेंगे, पर कैटेगरी 3 वाले को क्यूआईबी में नहीं लेंगे। देखिए थर्ड पॉइंट में क्या बोलता है सेबी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम क्यूआईबी में मानेंगे। तो ये वर्ड तो बहुत ही कॉमन है और आपने बहुत बार सुना होगा, तो इसे डिफाइन करने की मुझे यहाँ पर जरूरत नहीं है। फोर्थ पॉइंट के अंदर कहा गया कि शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक को भी क्यूआईबी माना जाएगा। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट के अंदर सेबी ने क्या बोला, ए मल्टीलेटरल एंड बायलैटरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी क्यूआईबी माना जाएगा। तो ये क्या, इसका मतलब क्या होता है मल्टीलेटरल एंड बायलैटरल का, देखिए क्या होता है। तो अब समझते हैं मल्टीलेटरल का मतलब क्या होता है। मल्टीलेटरल का मतलब होता है बहुपक्षीय। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 4-5 कंट्री मिले, इन्होंने एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना दिया जो क्या करेगा, कैपिटल मार्केट को डेवलप करने का काम करेगा, या आप कह सकते हो ये जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ये मनी लेंडिंग का काम करते हैं, ताकि फाइनेंशियल मार्केट के सिस्टम को और भी ज़्यादा अच्छे प्रभावित ढंग से चलाया जा सके। सेकेंड वर्ड को समझते हैं बायलैटरल। तो इस वर्ड का मतलब होता है हिंदी में द्विपक्षीय, मतलब केवल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बनाए वो केवल 2 देशों के बीच में बनाए, जैसे इंडिया और जापान ने मिलकर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना दिया, तो इन दोनों को क्यूआईबी की डेफिनेशन में शामिल किया गया है। तो हमने मोस्टली डेफिनेशन का हार्ड पार्ट समझ लिया है, अब आगे डेफिनेशन धीरे धीरे इजी होती जाएगी, तो अब हमें ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो चलते हैं पॉइंट 6 क्या बोलता है, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये स्टेट लेवल पर बनाई गई कॉर्पोरेशन होती है जो कि इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का काम करती है। तो सेबी द्वारा इसे भी क्यूआईबी की डेफिनेशन में शामिल किया गया है। 7th पॉइंट आता है इंश्योरेंस कंपनी का। तो देखिए इंश्योरेंस कंपनी में मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको इंश्योरेंस कंपनी याद रहे। जैसे रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस हुई, कोटक लाइफ हुई, टाटा AIA हुई, एक्सेट्रा। तो इंश्योरेंस कंपनी को भी क्यूआईबी में शामिल किया गया है। अब आगे जो पॉइंट आता है वो बहुत ही कॉमन और फेवरेट है हमारा, प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड। पर यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों का मिनिमम कॉर्पस होना चाहिए 25 करोड़ रुपीज। अगर 25 से कम है तो क्यूआईबी नहीं मानेंगे, और 25 से ज़्यादा है तो क्यूआईबी की डेफिनेशन में उसे इंक्लूड किया जाएगा। कॉर्पस को अच्छे से याद रखना, 25 करोड़ है, कन्फ्यूज मत होना 20 और 25 में, बिल्कुल यहाँ पे 25 करोड़ है, तो आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होना। 10th पॉइंट पे सेबी बोलता है नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड को भी क्यूआईबी माना जाएगा। अब ये होता क्या है ये समझ लीजिए, ये क्या करता है, एक फंड होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है जो डिसइन्वेस्टमेंट करता है और उसे चैनलाइज करता है। 11th पॉइंट क्या बोलता है, इंश्योरेंस फंड, क्योंकि आर्मी नेवी इनके अलग फंड होते हैं। 12th पॉइंट बोलता है इंश्योरेंस फंड सेटअप एंड मैनेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो आपको पता है हमारा पोस्ट जो डिपार्टमेंट है वो भी बहुत सारे इंश्योरेंस फंड को चलाता है, तो उसे भी क्यूआईबी की डेफिनेशन में शामिल किया गया है। और लास्ट पॉइंट आता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को भी क्यूआईबी माना जाएगा। देखिए हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये डेफिनेशन हार्ड लग रही होगी, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ डेफिनेशन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बस ये जो वर्ड्स है ना ये थोड़े से टेक्निकल है, तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अभी जब हम पूरी डेफिनेशन को एक बार वापस रिवाइज करेंगे तो आपके बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आएगी। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, ये जो जितने भी वर्ड्स हैं यहाँ पर मैं इनको ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये पूरी वीडियो 2 से 3 घंटे की इजिली बन जाएगी, इसलिए हम केवल डेफिनेशन पे फोकस करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे। इसलिए बस अभी आपको ये नाम याद होने चाहिए, बाद में इन सभी टॉपिक्स को मैं अलग अलग वीडियो में कवर करूंगा। और ये क्यूआईबी की डेफिनेशन सीधे एग्जाम में पूछ ली जाती है, वो भी 5 मार्क्स के लिए, तो इसे आपको काफ़ी अहमियत देनी है। नॉर्मली टॉपिक पूछा जाता है CS में, एमकॉम में, फाइनेंशियल मार्केट में और NSC BSc के जो भी कोर्स होते हैं उनमें। तो वापस हम टॉपिक पर आते हैं और एक बार फटाफट पूरी डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं और फिर हम एंकर इन्वेस्टर्स को समझेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है सेबी ने इस डेफिनेशन को 13 पॉइंट में डिफाइन किया गया है। फर्स्ट पॉइंट में म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, AIF और फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स को लिया गया है। फिर सेकंड पॉइंट में हमने समझा था वो बंदा जो बाहर से आता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर अदर देन कैटेगरी 3। फिर थर्ड और फोर्थ पॉइंट आपके फेवरेट है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। और फिफ्थ पॉइंट में आता है सबसे हार्ड नाम, मल्टीलेटरल बायलैटरल। फिर 6 पॉइंट में आता है स्टेट इंश्योरेंस डेवलपमेंट और 7th में आता है इंश्योरेंस कंपनी। और 8th और 9th पॉइंट बात करते हैं प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड, जिनका मिनिमम कॉर्पस कितना होना चाहिए, 25 करोड़ होना चाहिए। 10th बात करता है नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड की। 11th बात करता है इंश्योरेंस फंड्स
किसका होना चाहिए, आर्मी नेवी एयरफोर्स का। फिर इंश्योरेंस फंड वापस किसका होना चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का। और लास्ट में 13 पॉइंट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अब मुझे एक डाउट आया जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ। आप लोगों ने राकेश झुनझुनवाला का नाम जरूर सुना होगा, जिन्हें हम इंडिया के वॉरेन बफेट के नाम से जानते हैं। अब ये राकेश झुनझुनवाला ने बहुत बड़े अमाउंट में कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये QIB है या नहीं। देखिए, इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए जरूर पूछ लिए जाते हैं। जैसे पूछ लिया राकेश झुनझुनवाला ने किसी कंपनी में 3000 करोड़ का इन्वेस्ट किया गया है, तो वो QIB कैटेगरी में आएंगे या नहीं। हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे हाँ QIB कैटेगरी में आएंगे। ऑफकोर्स 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कम थोड़ी होता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे नहीं आएंगे, तो आंसर होगा नहीं आएंगे। जो सेबी ने डेफिनेशन दी है, जो हमने डेफिनेशन समझी है, उसमें जो 13 पॉइंट है ओनली वो ही QIB में आएंगे बस। इसलिए मैंने वीडियो में आपको पहले ही बता दिया था, कभी भी इंडिविजुअल QIB कैटेगरी में नहीं आते, चाहे उनके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि अब ये आएंगे कौन सी कैटेगरी के अंदर। तो देखिए, आपको पता है रिटेल के अंदर आ नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर छोटे इन्वेस्टर आते हैं जो 2 लाख तक इन्वेस्ट करते हैं। QIB में ऐसे नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ पर ओनली इंस्टीट्यूशनल्स आते हैं जो 13 पॉइंट सेबी ने डिफाइन किए गए। तो ये आएंगे नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के अंदर। जो भी हाई नेटवर्क इंडिविजुअल होते हैं उन्हें हम नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के अंदर शामिल करते हैं। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिकल बातें भी कर लेते हैं जो कि हमारे लाइफ में काम आती है। आप लोग जब भी किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने का मोड बनाओ तो उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जरूर देखना। शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर ये आपको देखना है कि कितना % QIB के पास इसकी होल्डिंग है। और एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, ये होल्डिंग कम और ज़्यादा होती रहती है, तो आपको मार्केट के साथ अपडेट भी रहना पड़ेगा। और इसी के साथ आज हमारे टॉपिक पूरा होता है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों के टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और आपका जो भी कीमती सुझाव है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप तक सभी लेटेस्ट अपडेट पहुंचते रहे। थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो के अंदर।